आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सेकंड ईयर। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है ना, जैसे आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, हमारे पास है होमियोस्टेसिस। तो सबसे पहले तो हम इसके लफ्ज़ का मतलब समझते हैं, होमियोस्टेसिस क्या होता है। अगर इसकी मैं वन वर्ड डेफिनेशन करूँ ना, तो होमियोस्टेसिस का मतलब होता है स्टेबिलिटी। क्या होता है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी को हम रेगुलरिटी कह सकते हैं। रेगुलरिटी के अलावा अगर हम इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो उर्दू में हम इसको कह सकते हैं तसलसल। किसी चीज़ को एक ख़ास जो है तरीके से लेके चलना। अगर इसकी कोई देसी डेफिनेशन करनी है तो जो हमारे टीचर्स ने भी हमें एक देसी डेफिनेशन, मतलब जो तुक्का लगाने वाली बात होती है कि उससे बंदे के जहन में बैठ जाती है, तो वो होता है दो लफ्ज़ होमोस्टेसिस। होम का मतलब होता है घर और स्टेसिस का मतलब होता है रेगुलेशन। मतलब घर जो होता है उसको हम साफ़ सुथरा रखते हैं, तो होमियोस्टेसिस जो होता है वो भी अपने जो है ना बॉडी हमें अपने आप के अंदर एक जो ख़ास रेगुलेशन में लेके चलती है, एक साथ डिसिप्लिन में रखती है। तो अगर इसकी हम बुक के हिसाब से डेफिनेशन देखें, जो प्रॉपर डेफिनेशन है, तो वो क्या है स्टूडेंट्स, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो इसकी बुक के हिसाब से हमारे पास डेफिनेशन क्या बन रही है स्टूडेंट्स। तो बुक के हिसाब से अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो वो है द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी from the harms and fluctuations of the external environment. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास हमने क्या बात किया है, द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स एंड फ्लक्चुएशंस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट यहाँ पर हमारे पास दो तीन लफ्ज़ हैं जिनका हमने मतलब देखना है। इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल हमारे वो एनवायरनमेंट क्या होता है, और हार्म्स और फ्लक्चुएशन इनसे कैसे पहुँच सकते हैं। हार्म्स का मतलब होता है नुकसान पहुँचाना, फ्लक्चुएशंस होते हैं जिसको कह सकते हैं ऊँच नीच हो जाना। तो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे पास बॉडी के क्या फ़र्क होता है, पहले हम उसको देखते हैं, उसके बाद हम इसको आगे डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास वर्ड है इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो हमारे पास वर्ड है वो क्या है, इज़ द इनसाइड environment of the body। जैसे कि इंटरनल का मतलब होता है इनसाइड एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। इट कैन, दूसरा इसके अंदर दूसरी बात क्या है, इट में और कैन फ्लक्चुएट इन ए नैरो रेंज। क्या बात की है स्टूडेंट्स हमने, इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे पास क्या होती है, बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो इंटरनल टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस। ये आम टेम्परेचर है। 36 से 38 के दरमियान में हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो वेरी करता रहता है उम्र के हिसाब से और बाकी कंडीशंस के हिसाब से। तो ये एक फ्लक्चुएशंस इन नैरो रेंज इसकी हो सकती है। और दूसरा ये इनसाइड ऑफ द बॉडी है। लेकिन अगर इसके हम बरक्स देखें तो हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसमें हर चीज़ की जो है ना कंसंट्रेशन वो कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि हम टेम्परेचर की एग्जांपल लेते हैं, बाहर का टेम्परेचर जहाँ से मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, जैसे हम लाहौर में रहता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास सर्दियों में टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है और गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस कर जाता है। तो ये जो बहुत बड़ी फ्लक्चुएशंस है ना वो हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी बॉडी का अगर टेम्परेचर 39 हो जाए या 39 हो जाए, 39.5 हो जाए, और या तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 या उससे नीचे हो जाए, तो इंसान की डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना 106 बुखार लास्ट स्टेज होती है, इसके ऊपर जो है इंसान नहीं बचता। तो ये 106 जो है वो फ़ारेनहाइट के हिसाब से होता है। अगर उसको फ़ारेनहाइट में देखें तो वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो अब हम देखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, यहाँ पर हम डेफिनेशन भी कर देते हैं। external environment is
outside the body and it may fluctuate tremendously as compared to the internal environment। तो ट्रिमेंडसली का मतलब होता है स्टूडेंट्स बहुत भारी हद तक, मतलब काफ़ी जो होता है ह्यूज अमाउंट में। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा जो है ऊपर नीचे नहीं हो सकता सेल्सियस में, जबकि एक्सटर्नल टेम्परेचर इसके अंदर हमारे पास 40+ डिग्री का फ़र्क भी आ सकता है। तो ये हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट 2 टर्म्स हो गई, हार्म्स एंड फ्लक्चुएशंस भी आपको समझ आ गया। अब हम इसके बाद देखते हैं कुछ कंपोनेंट्स जो कि इनसे जो होते हैं इससे हमारे पास इफेक्ट हो सकता है कि इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो जो कंपोनेंट्स हमारे इफेक्ट हो सकते हैं चेंजेस से, वो कौन कौन से हैं। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स? सो द susceptible components that can be affected by the changes in environment are, अब हम वो देखते हैं तीन कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास टेम्परेचर, देन वी हैव वाटर एंड सोल्यूट्स, एंड ऑन द थर्ड वन वी हैव एक्सक्रीशन। सो व्हाट? वाटर एंड इट्स सोल्यूट्स। वाटर सॉल्वेंट होता है और इसके अंदर सोल्यूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? टेम्परेचर। थर्ड वन इज़ वेस्ट मटीरियल्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या वेस्ट मटीरियल्स। तो ये तीन कंपोनेंट जो हैं ये हाईली इफेक्ट हो सकते हैं हमारे पास चेंजेस इन टेम्परेचर और जो एक्सटर्नल और एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट्स वगैरह। अब हमने देखना है इनके मैकेनिज़्म जो इनको रेगुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं, वो मैकेनिज़्म कौन कौन से हैं। सो व्हाट आर द मैकेनिज़म्स दैट आर यूज्ड टू रेगुलेट दीज कंपोनेंट्स? द मैकेनिज़म्स used for the regulation of these components are, कौन कौन से मैकेनिज़्म है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला जो हमने मैकेनिज़्म है वो हमारे पास है ऑस्मोसिस। तो ये हमारे पास दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। ओस्मो मीन्स वाटर, सिस मीन रेगुलेशन। सो वाटर एंड सोल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन को जो रेगुलेशन के जो मैकेनिज्म यूज़ होता है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसको हम डेफिनेशन के तौर पर लिखते हैं, द मैकेनिज्म यूज्ड फॉर रेगुलेशन of water and its solutes in a correct proportion is called osmosis या osmoregulation। सॉरी यहाँ पर आएगा osmoregulation, माई मिस्टेक स्टूडेंट्स। तो आएगा ओस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोसिस नहीं है, इट्स कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। तो ये आ गया हमारे पास पहला जो कंपोनेंट है ओस्मो रेगुलेशन। देन वी हैव थर्मो रेगुलेशन।
तो यहाँ पर भी वही है स्टूडेंट्स, दो लफ्ज़ हैं। थर्म का मतलब होता है हीट, थर्म जो वर्ड है इसका मतलब है हीट, और रेगुलेशंस का मतलब है मेंटेनेंस। तो बॉडी की हीट मेंटेनेंस को क्या होगा, थर्मो रेगुलेशन। द मैकेनिज्म टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर in a tolerable range is called thermoregulation. थर्मोरेगुलेशन हमारे पास क्या है, द मैकेनिज्म टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर इन अ टॉलरेबल रेंज। टॉलरेबल होता है बर्दाश्त के काबिल। तो उसके मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है सेल्सियस में क्या कहते हैं 2 सेल्सियस से ऊपर या 2 सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता, ये फैटल साबित हो सकता है। और यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो आता है वो हमारे पास आता है एक्सक्रीशन, जो कि हमारे लिए हमारे पास होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स की मैनेजमेंट के लिए या एलिमिनेशन के लिए, अगर हम अदर वर्ड्स कहें तो एक्सक्रीशन होता है the elimination of the harmful nitrogenous wastes from the body is called excretion। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पूरा का पूरा टॉपिक जो है हमारे पास हो जाता है सम अप होम्योस्टेसिस का। इसके बाद हमारे पास जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारे पास आएगी द कंपोनेंट्स ऑफ द, ये तो हमारे पास कंपोनेंट्स हो गए ना सिंपल। इसके बाद हमने देखना है जो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स क्या है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।